गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? याद तो करके आए हो? करके आए हो ना? याद है? थोड़ा थोड़ा? पूरा पूरा या थोड़ा थोड़ा? पूरा पूरा? चलो, क्या लिख रहे थे लास्ट टाइम पे? अच्छा, ये लिखा था। बैठो बैठो सर, जल्दी बैठो यार। 9:15 तो ऐसे बच जाते हैं तुम्हारे, फिर 11 बजे क्लास छोड़नी पड़ती। चलो, लास्ट टाइम पे बात कर रहे थे अपन पशुपालन विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था की, और उससे पहले बात करी थी अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लिखा था कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, और उसके एक साल बाद के अंदर ही प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई, जो कब तक चली? 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही अगस्त 1952 में शुरुआत हुई किसकी? के विलेज स्कीम की। और उसके बाद में 2 अक्टूबर 1952 को किसकी शुरुआत हुई? सामुदायिक विकास कार्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1952। 1956 के अंदर योजना खत्म हो गई। 57 के अंदर बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। तो बलवंत राय मेहता जी ने क्या कहा कि किसकी व्यवस्था करो? पंचायती राज व्यवस्था की। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959। कहां से हुई? नागौर के बगदरी गांव से। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय व्यवस्था? प्रथम स्तर के ऊपर, द्वितीय पे और तृतीय पे। जिला स्तर पे कौन बेटा? जिला प्रमुख। और पंचायत समिति पे और ग्राम पंचायत पे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल के अंदर ग्राम पंचायत के ऊपर वीडियो, फिर और फिर सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी रखी गई? कौन बेटा? आईएएस। कौन बेटा? तो सीईओ की पोस्ट के ऊपर हमेशा हाईएस्ट लेवल का अधिकारी ही बैठेगा। उसके बाद में कहा हमने, क्या कहा? हो गई थी कि यहां तक? कार्यकाल कौन सा संशोधन? 73 और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। फिर मोदी जी आ गए 2014 के अंदर, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ गलत है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना कर दी। नीति आयोग की मुख्यालय कहां बनाया गया? ध्यान रखना, दिल्ली और नई दिल्ली में फर्क है। नई दिल्ली बोलोगे, दिल्ली नहीं बोलोगे। और स्थापना के अंदर इसका पूरा नाम क्या रखा गया? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद में क्रांतियों की बात कर रहे थे। क्रांति के अंदर श्वेत क्रांति, वर्गीस कुरियन का नाम लिखा। दूध उत्पादन से संबंधित अमूल का नाम लिखा। त्रिभुवनदास पटेल का नाम लिखा। उसके बाद में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? मिल्कमैन ऑफ इंडिया कौन है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून। कब मनाते हैं? 1 जून। कब मनाते हैं? जबकि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? क्यों मनाते हैं? क्योंकि वर्गीस कुरियन का जन्म कब हुआ था? विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम कौन सा था? श्वेत क्रांति का ऑफिशियल नाम क्या था? ऑपरेशन फ्लड। ठीक है। उसके बाद में हरित क्रांति लिखी, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित पिताजी लिखे अपन ने नॉर्मन बोरलॉग विश्व के अंदर, और भारत के अंदर एमएस स्वामीनाथन। उसके बाद में नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित हीरालाल चौधरी। सिल्वर रिवोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो अंडा उत्पादन से, और अगर बात करते हैं रेड रिवोल्यूशन की तो मांस उत्पादन से। उसके बाद में पशुपालन विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर आपका नाम लिखा है एलएसए। किसके प्रभारी हो आप? सब सेंटर के। आपसे ऊंची वाली पोस्ट कहाँ का प्रभारी? डिस्पेंसरी। किसके? डिस्पेंसरी, औषधालय। उससे बड़ा वेटनरी ऑफिसर। कहाँ का प्रभारी? वीएच, वेटनरी हॉस्पिटल का। उससे बड़ा एसवीओ। किसका प्रभारी? फर्स्ट ग्रेड वेटनरी हॉस्पिटल। उससे बड़ा डिप्टी। किसका प्रभारी? बीबीएचओ। और डिप्टी किसका प्रभारी भी है? पॉलीक्लिनिक का भी प्रभारी है। उसके बाद में तो जो ऑफिस के नाम थे उसी हिसाब से पोस्ट अपन ने लिख ली थी। ठीक है। प्रसार शिक्षा के ऊपर वापस से आते हैं। थोड़ा सा अपना काम है प्रसार शिक्षा के। देखो, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे से। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है प्रसार शिक्षण के चरण। स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग। दूसरे नंबर पे पूछा जाता है प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के चरण।
के चरण, स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। और तीसरे नंबर पे पूछा जाता है हमारे से कार्यक्रम योजना प्रक्रिया के चरण, स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। ये तीन अलग अलग चीजें हैं जिनके स्टेप्स आपको याद रखनी है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है प्रसार शिक्षा के चरण, प्रसार शिक्षण के चरण। वर्ड काम में लिया टीचिंग, ठीक है। यहां पर देखोगे टीचिंग और यहां पर शिक्षण। शिक्षण कौन करवाता है? शिक्षक, यानी कि किसके लिए? हमारे लिए, ठीक है। हमारी अगर बात करते हैं तो हमारे इसके लिए 6 चरण है। कितने चरण है? 6 चरण। 1955 के अंदर साइंटिस्ट का नाम था विल्सन व गैलप, विल्सन एंड गैलप। इन्होंने दिए ये 6 चरण, और 6 चरणों के अंदर इन्होंने कहा कि प्रसार शिक्षा प्रक्रिया, प्रसार शिक्षण के चरण कितने हैं? 6, और इनको नाम दिया गया एडकास। क्या नाम दिया? एक का मतलब था अटेंशन, आई का मतलब इंटरेस्ट, डी का मतलब, सी का मतलब कन्विक्शन, ए का मतलब एक्शन, और उसके बाद में सेटिस्फेक्शन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान आकर्षण, इंटरेस्ट का मतलब, डिजायर का मतलब, कन्विक्शन का मतलब, एक्शन का मतलब, और सेटिस्फेक्शन का मतलब संतुष्टि। तो प्रसार शिक्षण के चरणों की अगर बात करते हैं तो प्रसार शिक्षण के चरण कितने होते हैं? सबसे पहले, फिर 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 ठीक है। किसने दिए थे? विल्सन और, तुम जो चारों पीछे बैठे हो ना, तुम आगे आओगे, खड़े हो जाओ वहां से। चलो चारों चारों खड़े हो वहां से, आने दो इनको, खड़े हो वहां से। फैल जाओ। वो कहानी नहीं सुनी क्या आपने? कौन से थे गुरु नानक जी? थे कौन से थे? बोले गांव के अंदर अच्छे अच्छे आदमी रहते थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई एक जगह रहो तुम, है ना? किसको कहा? हाँ तू ठीक है वहां पे। तो गुरु नानक जी एक गांव के अंदर गए, तू खड़ा हो वहां से, तू चल वहां से, आगे आ जा तू। अब सही है क्या? ठीक है, आगे पीछे बैठोगे। ठीक है। गुरु नानक जी एक गांव में गए जहां पर बुरे आदमी रहते थे, है ना? तो बुरे आदमियों से कहा गया कि तुम एक जगह ही रहो। शिष्य ने पूछा, बोले गुरुजी इनको एक जगह रहने का, संगठित रहने का आशीर्वाद देकर आयो। फिर अगले गांव में गए, वहां पर अच्छे आदमी थे और अच्छे आदमियों को दिया कि उजड़ जाओ। शिष्यों का दिमाग खराब हो गया कि बुरे आदमियों को तो एक साथ संगठित रहने का आशीर्वाद, और जो अच्छे आदमी हैं उनको उजड़ जाने का आशीर्वाद। बोले ये क्या चक्कर है गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा कि जो अच्छे आदमी हैं वो जहां पर भी जाएंगे, उजड़ेंगे तो अलग अलग जगहों पर जाएंगे और अपनी अच्छाई को फैलाएंगे, और ये बुरे आदमी अगर ये उजड़ जाएंगे तो अपनी बुराई को दूसरी जगह पर फैलाएंगे। तो हम चाहते नहीं कि अपनी बुराई को दूसरी जगह पर फैलाए, इसलिए हमने इनको क्या आशीर्वाद दिया? एक जगह रहो, है ना? और जो अच्छे आदमियों को क्या दिया? उजड़ जाओ। तो आप अच्छे आदमी हो, इसलिए हमने आपको क्या आशीर्वाद दिया? उजड़ जाओ, है ना? ऐसा गलत मत सोचना तुम। ठीक है, वापस आओ इधर की तरफ। 1955 के अंदर विल्सन और गैलप ने एक्सटेंशन टीचिंग के 6 स्टेप्स दिए, जिसमें सबसे पहला था अटेंशन, फिर इंटरेस्ट, फिर कन्विक्शन, फिर डिजायर, एक्शन और सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, यहां पर अगर शिवालय के अंदर आपको बुलाना है तो सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा? ध्यान आकर्षण करने के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, अखबार के अंदर फोटो वगैरह वो सारी की सारी, फर्स्ट रैंक 3 साल से दे रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, रिजल्ट इतना अच्छा, इतनी वैकेंसी। आपका क्या हो गया?
ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण करने के बाद में आपका मूड था अभी वैकेंसी आ नहीं रही, नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे, बात ही खत्म हो गई। हम कितना ही ध्यान आकर्षण कर ले, तो सबका ध्यान आकर्षण थोड़ी होता है, जिनको इंटरेस्ट होता है वही ध्यान आकर्षित करते हैं। फिर ध्यान आकर्षित तो हमने सबको कर लिया, लेकिन उसके बाद में आपकी क्या होनी चाहिए? रुचि। रुचि होनी चाहिए। आपने सोचा कि यार ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, तो चलना तो चाहिए, आपकी थोड़ी सी रुचि जगी। लेकिन फिर आपने सोचा कि यार चलेंगे तो खर्चा पानी भी होगा, वहां पर खर्चा पानी होगा तो घर वालों को कन्विंस भी करना पड़ेगा। घर वालों ने हाँ कह दी, तब आपकी क्या हो जाएगी? इच्छा। इच्छा के बाद में आप आ गए शिवालय के अंदर, नीचे ऑफिस के अंदर बैठे हो आप यहाँ पर। ऑफिस के अंदर बैठे हो, मैम ने आपको सारा सब कुछ जो भी समझाना था, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी क्या क्लासेस वगैरह, वो सारा सब कुछ समझा दिया उन्होंने। समझाने के बाद के अंदर आपने क्या दी उनको? सहमति कि यस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 1000 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद में फीस फीस करवा ली। अब जो प्रोसेस चल रहा है आपका, वो कौन सा वाला चल रहा है? एक्शन वाला चल रहा है। अभी जब से आपकी फर्स्ट क्लास शुरू हुई है, जब आपकी लास्ट क्लास होगी, तब तक आप कौन सी कैटेगरी में आओगे? कार्य के अंदर। लेकिन लास्ट के अंदर क्या चाहिए? और वो संतुष्टि आपको कब मिलेगी? जब आपका सिलेक्शन होगा। कोचिंग या टीचर कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, बात सिर्फ इतनी है, जहां से सिलेक्शन हो गया वो कोचिंग सबसे अच्छी है, और जहां से सिलेक्शन नहीं हुआ वो उस स्टूडेंट के लिए सबसे खराब हो जाती है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। हमने क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं सिलेक्शन हुआ तो सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, कोचिंग वाले टाइमली टेस्ट नहीं लेते थे, नोट्स नहीं दिए हमारे को, आपके पास में 100 बहाने। और सिलेक्शन अगर हो गया तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है आपके लिए। तो अगर आपका एक्शन वाला मैटर सबसे अच्छा रहेगा, तो ही आपको क्या मिलेगा, वरना तो फिर आपको पता ही क्या होना जाना। क्लियर है? लिखो इसके अंदर। पशुपालन विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था कल लिख ली थी आपने, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, और आपके नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है। हेडिंग डालोगे प्रसार शिक्षण के चरण, हेडिंग डालोगे प्रसार शिक्षण के चरण, प्रसार शिक्षण के चरण। सबसे पहले प्रसार शिक्षण के चरण, इंग्लिश के अंदर भी लिखोगे स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग, स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखोगे। लाइव वालों को पढ़ाई से ज्यादा इस चीज की टेंशन होती है कि सर पेज कितने छोड़ने हैं, है ना। लाइव का मतलब होता है कि रेगुलर क्लास लेना, है ना। तो पेज तो तुमने छोड़ दिए लाइव वालों ने। आगे लिखो तुम तो, लिखो प्रसार शिक्षण के चरण, स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग। लिखो 1955 में, 1955 में, 1955, 1955 में विल्सन एवं गैलप, 1955 में विल्सन एवं गैलप ने प्रसार शिक्षण के चरण दिए। 1955, 1955 में विल्सन एवं गैलप ने प्रसार शिक्षण के चरण दिए। नाइनटीन 1955 में विल्सन एवं गैलप ने प्रसार शिक्षण के चरण दिए। संख्या लिखो, संख्या 6, नाम लिखो सबके। खास बात और है कि जिस सीक्वेंस के अंदर लिखा है उसी सीक्वेंस के अंदर याद रखना है।
क्या करना है, बड़ा करूं? तो चश्मे वालों से निवेदन है कृपया आगे बैठा करें। अब सीट नहीं मिली तो अब इसका तो क्या करें, जल्दी आया करो। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाएगा कि प्रसार शिक्षण का प्रथम चरण कौन सा है, द्वितीय चरण कौन सा, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम। यह भी पूछा जाएगा कि इससे पहले कौन सा है, इसके बाद में कौन सा। तो ये लाइन से ही याद रखने हमारे को, सीक्वेंस के अंदर ही, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं करोगे। लिख लिया? मन नहीं लग रहा क्या सर यहाँ पे, लग रहा है? कम लगाओ इसको थोड़ा, ठीक है ना। ये किसकी बातें कर रही है, प्रसार शिक्षण की। सेकंड नंबर पे लिखोगे प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के चरण। नेक्स्ट, प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के चरण, स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। प्रसार शिक्षा प्रक्रिया, स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। लिख लिया? लिखो 5 चरण। 5 चरण। कितने चरण होते हैं, देखो इधर, हमने कहा है 5 चरण। 5 चरण के अंदर सबसे पहला आता है स्थिति का विश्लेषण। दूसरे नंबर पे आता है उद्देश्यों का निर्धारण। तीसरे नंबर पे आता है शिक्षण। चौथे नंबर पे आता है मूल्यांकन। और 5वें नंबर पे आता है पुनर्विचार। पुनर्विचार को हम बोलते हैं रिकंसिडरेशन। मूल्यांकन को बोलते हैं इवेल्युएशन। पीछे वालों से फिर से मैं बोल रहा हूं, शांति से बैठेंगे, है ना, नहीं तो क्लास में नहीं बैठेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। तो प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, सबसे पहले, फिर 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 ये आपके लिए है। घर पे बैठे थे, राजी खुशी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, आराम से घर पे रोटियां तोड़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर घर वालों ने ताना मारना शुरू किया कि सारे दिन बैठे बैठे रोटियां तोड़ो, जो कहीं कर भी लिया करो। फिर आपने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। आपने क्या किया, सबसे पहले स्थिति का विश्लेषण किया। आपके मन में कई विचार आए कि सर सीईटी की तैयारी करते हैं, सीईटी उसके बाद में बोले सीईटी करनी होती, 2 साल का डिप्लोमा क्यों करते हैं, पटवारी बनना होता तो एलएसी की तैयारी क्यों करते, ऐसा सोचा आपने। आपने कहा कि 2 साल जब डिप्लोमा की तैयारी करनी है तो हमको किसकी तैयारी करनी चाहिए, एलएसी की। आपने क्या किया, ये दूसरा, पहले आपने घर के ऊपर स्थिति का विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के बाद में आपने किया उद्देश्य का निर्धारण कि मेरे को एलएसए बनना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा आपने किया होता इसलिए आपने एलएसए के बारे में सोचा। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया होता तो फिर आप दूसरे फील्ड के बारे में सोचते। तीसरे नंबर पे आती है शिक्षण, उसके लिए आप यहां पर आ गए।
ठीक है, अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षण के लिए वही सारी स्टेप्स जो अपन ने पहले लिखी है सारी की सारी फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद में आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी कि इवोल्यूशन। इवोल्यूशन या मूल्यांकन हमारे को इस चीज के अंदर सहायता करता है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मूल्यांकन की अगर बात करते हैं तो मूल्यांकन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक मूल्यांकन होता है सावधिक मूल्यांकन और एक होता है समेकित मूल्यांकन। सावधिक मूल्यांकन का मतलब होता है कि कोई भी अगर आपने प्लानिंग करी है उसके सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं जा रहे, इसके लिए आप बीच बीच के अंदर मूल्यांकन करते हो। अगर आप उसके अंदर पास होते जा रहे हो मतलब आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम खत्म होने के बाद में जो मूल्यांकन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? समेकित मूल्यांकन। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, शिवालय के अंदर हर संडे को टेस्ट लग रहे हैं, है ना, ये आपका क्या कर रहे हैं? सावधिक मूल्यांकन। क्या कर रहे हैं? सावधिक मूल्यांकन। टेस्ट देने के बाद में आप चाहे आंसर की देखते हो कि नहीं देखते हो, आपका रिजल्ट देखते हो कि नहीं देखते हो, इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन मूल्यांकन आपको खुद को करना है। अगर आपकी रैंक नीचे आ रही है तो फिर आपको वापस से सोचने की जरूरत है, भाई रैंक नीचे क्यों आ रही है। फिर आप अपने मन के अंदर ये लेकर आते हो कि अभी तो कोर्स पूरा ही नहीं हुआ, टेस्ट पेपर तो पूरे कोर्स के अंदर से आता है, मन को तसल्ली दे लेते हो आप। ठीक है, अगर आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो कि जो सब्जेक्ट मेरे पूरे हो गए हैं उनके अंदर से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उनके अंदर से 8 के 8 सही हो रहे हैं? फिर आप देखते हो कि तो क्वेश्चन तो इसमें से भी 3 ही सही हो रहे हैं, है ना। फिर वहां पर सोचने की जरूरत पड़ती है कि इसको इंप्रूव कैसे किया जाए। इसी के लिए क्या होते हैं? सावधिक मूल्यांकन। क्लियर है? तो जब तक आपका आरएसएम एसएसबी बोर्ड पेपर नहीं लेगा तब तक शिवालय के अंदर टेस्ट पेपर चलते रहेंगे और ये आपको अपनी औकात दिखाते रहेंगे कि आपकी औकात क्या है। रैंक अगर आपकी अच्छा आ रही है इसका मतलब आप सही दिशा के अंदर जा रहे हो, अगर रैंक आपकी खराब आ रही है इसका मतलब आपको सोचने की जरूरत है। ठीक है, एक पेपर में रैंक अच्छी नहीं आई तो दूसरे में आ जाएगी, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, 100वें पेपर में कभी तो सही आएगी। और कभी भी सही नहीं आ रही तो पता ही है, देखो सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से झूठ कभी भी नहीं बोल सकते, ये याद रखना ना हमेशा। लास्ट के अंदर फिर एक दिन आएगा जब बोर्ड आपका एग्जाम लेगा, उस दिन आपका क्या होगा? समेकित मूल्यांकन। ये समेकित मूल्यांकन इस चीज को डिसाइड करेगा कि आपने जो कुछ भी किया है उसके अंदर आप सफल हुए हो या नहीं हुए हो। तो किसी भी कार्यक्रम की योजना की सफलता और असफलता का पता करने के लिए क्या किया जाता है? समेकित मूल्यांकन। बोर्ड ने पेपर लिया, 2 महीने बाद में रिजल्ट आ गया, किसी का सिलेक्शन हुआ, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। जिसका सिलेक्शन हुआ वो इस समेकित मूल्यांकन के अंदर क्या हो गया? पास। और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो हो गया फेल। जिसका सिलेक्शन हो गया उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको क्या करने की जरूरत है? पुनर्विचार। चूंकि समेकित मूल्यांकन कार्यक्रम के खत्म होने के बाद में किया गया है तो इसके अंदर आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक टेस्ट के अंदर रैंक नहीं आई, बोर्ड से आप बोल दो कि नहीं साहब ये पेपर थोड़ा सा सही नहीं था सर, 7 दिन बाद में दूसरा पेपर लेना, सर आज मैं याद करके नहीं आया आप मेरे से कल पूछ लेना, है ना। यही चीजें होती है आपकी लाइफ के अंदर और वहीं पर दिक्कत होती है। हकीकत है ये एक स्टूडेंट लाइफ की हकीकत है कि सर आज मैं याद करके नहीं आया, सर मैं कल नहीं आया था इसलिए मैंने लिखा नहीं, आप मेरे से कल पूछ लेना। और छात्र जीवन के अंदर आपका कल कभी भी नहीं आता है, वो ऐसे ही इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है, समेकित मूल्यांकन के दौरान आपका बोर्ड रिजल्ट देता है 1.5 से 2 महीने बाद में, इतने टाइम बाद में रिजल्ट आता है। फिर उससे आपकी आपत्तियां मांगी जाती है आंसर की, पहले आंसर की इश्यू करेंगे, फिर आपत्तियां मांगेंगे, फिर आप आपत्तियां दोगे, फिर उसके बाद में रिवाइज रिजल्ट, एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद के अंदर फिर आप जो कुछ भी होगा आपका रिजल्ट वो होगा कम से कम 1.5-2 महीने बाद के अंदर। आपका पेपर कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का पेपर है। गणित आती है क्या? नहीं आती। क्वेश्चन कितने हैं? 120। 120 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो 30 मिनट लगती है आपको टिक करने के अंदर और 30 मिनट लगती है ओएमआर को भरने के अंदर। 30 मिनट किसके हैं आपके? कितना टाइम हो गया? 1 घंटा। 1 घंटे बैठकर आप इधर उधर झांकोगे या फिर मन के अंदर ये आएगा कि यार क्या करें क्या करें क्या करें, है ना। लेकिन ये कंडीशन कब होगी कि जब आपको क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलेशन तो है नहीं, इस तरीके से नहीं आ रहा तो दूसरे तरीका लगा के देख ले। मान लो अगर आपको ये पता ही नहीं कि भारत आजाद कब हुआ था तो आप 2 घंटे बैठ के भी सोच लोगे तो क्या याद आ जाएगा?
नहीं आएगा। तो ये कब होगा? जब आप रिवाइज करोगे, और रिवीजन से ही आपको, मैं जो पूछता हूं उसके अंदर आपको ऑप्शन कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि मैं आपको उस लेवल पे लेकर जाना चाह रहा हूं कि जहां पर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आंसर दो, ना कि ऑप्शन के अंदर से ढूंढ कर आंसर दो। जिस दिन ये लेवल तुम्हारा आ जाएगा ना, उस दिन मान लेना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, खुद ही मान लेना तुम ये चीज। ठीक है। बोर्ड रिजल्ट देता है 1.5 से 2 महीने बाद में, आपका रिजल्ट आपकी शक्ल पे, जब बोर्ड से बाहर निकलते हो ना गेट से, उसी टाइम आपकी शक्ल के ऊपर आपका रिजल्ट लिखा होता है। और वो रिजल्ट आपके घर वाले शक्ल के ऊपर देख के जान जाते हैं कि भाई क्या होना जाना है। घर वाले आपके हैं, इसलिए कुछ नहीं कहते, उनको पता है कि चलो बच्चा अपना है, जैसा भी है अपना ही है, कुछ नहीं बोलेंगे वो आपसे। वो कहेंगे देख लेला रिजल्ट आउल हो जाते देख ला, ठीक है। लेकिन आपके रिश्तेदार, उनको पता है आप जयपुर गए थे, उनको पता है आपने जयपुर के अंदर कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन वो आपके नेगेटिव रिजल्ट के आस लेके बैठे हुए हैं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमको क्या क्या बोलना है। उनके पास में सारी लिस्ट तैयार है ना, डायलॉग देने के लिए। तो वो डायलॉग से बचने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सर यहाँ पर। और वो पढ़ना ना तो आप घर वालों के लिए करोगे, ना रिश्तेदारों के लिए करोगे, वो आप खुद किसके लिए करोगे? खुद के लिए। नौकरी लगने के बाद में घर वाले आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगेंगे। उनको उम्मीद है कि आप नौकरी करोगे और घर वालों को पैसे दोगे। जिन घर वालों ने, जिन पेरेंट्स ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है ना, 20-22 साल के हो गए आप सब मिनिमम, ठीक है, तो वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप पैसे दो उनको, 5,000 रुपए आपको उनके अकाउंट में डालो। उन्होंने अपना टाइम पास कर लिया है, बहुत अच्छा किया यार, आपको पाल पोस के जितना उनके बस में था उतना आपके लिए कर चुके हैं वो। अब वो ये चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। उनको पैसे की उम्मीद नहीं है, उनको सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद है कि अगर आप अपने पैरों पे खड़े रहोगे और नौकरी करोगे तो आपके पास में वो दिक्कतें नहीं आएगी जो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर फेस की है। थोड़ा सा अगर जनरेशन वाइज देखो, आपके पापा ने इतना संघर्ष नहीं किया जितने आपके दादाजी ने किया था। दादाजी के पास में कोई फैसिलिटी नहीं थी, दादाजी के बस में जितनी फैसिलिटी थी उन्होंने पापा को दी, और पापा के बस में जितनी फैसिलिटी है वो आपको दे रहे हैं, और आपके बस में जितनी फैसिलिटी होगी वो आप अपनी औलाद को दोगे। पेरेंटिंग ऐसे ही चलती है। लेकिन कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा कमा के मेरे को देगा, वो सिर्फ इतना चाहता है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है, और ये पैसा आपको किससे मिलेगा? नौकरी से। दो चीजें देगी नौकरी आपको, पैसा भी और इज्जत भी, ध्यान रख लेना इस चीज का, दोनों। और ये दोनों ही चीजें अभी आपके पास में नहीं है। तो अगर दोनों चीजें लाना चाह रहे हो तो आपके पास में एक ही तरीका है, पढ़ाई। बार बार क्यों बोलता हूं मैं आपको? सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, आपकी लाइफ बहुत खराब होने वाली है। याद रख लेना, सोच लेना कि क्या होगा। एक बार थोड़ा सा कभी शांति के अंदर अकेले बैठे रहो ना, तो सिर्फ इतना सोच लेना कि अगर वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पास में पार्ट बी क्या है, कि मैं क्या करूंगा। अगर ये सोच लिया अगर ढंग से, तो आप पढ़ने लग जाओगे। दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास में। आप ये सोचोगे कि फील्ड के अंदर मैं कमा लूंगा साहब, वेटनरी वाले हैं, वेटनरी वाले बेरोजगार नहीं रहते। आप एआई करने के 200 रुपए लेने जाओगे, एक बिना एलएसए डिप्लोमा किया हुआ है क्वेक आएगा, फर्जी डॉक्टर आएगा, वो 100 रुपए के अंदर एआई कर जाएगा। और ओनर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि एलएसए करके गया है या बिना डॉक्टर का करके गया। उसको क्या मतलब है कि ये वाले डॉक्टर साहब तो 200 रुपए लेते हैं, वो वाला 100 रुपए ही लेता है। एक बार बुलाएगा, दोबारा बुलाएगा ही नहीं। ये कंडीशन है आज के टाइम फील्ड की। 8% अगर बात करते हैं तो सबसे कम कंपटीशन वाली एग्जाम में आपकी मानता हूं 40,000 के आसपास फॉर्म भरेंगे, 35,000 देंगे, और उनके अंदर से 2,000 के आसपास का सिलेक्शन हो जाएगा। सीईटी के मान लो चाहे परिचर की मान लो, 6,000 पोस्ट है, 17.5 लाख फॉर्म है। 17.5 लाख के अंदर से अगर 1 लाख ने भी तैयारी करी होगी, मान लो 1% मान के चलते हम तो, कि 1 लाख ने भी तैयारी करी होगी, तो भी आपसे बहुत कम कंपटीशन है। बहुत ज्यादा है उनका 1 लाख के अंदर, कि 6,000 के अंदर से 1 लाख, तो भी बहुत कंपटीशन है। लेकिन आपके अंदर से क्या आपको लगता है आपके सारे के सारे तैयारी कर रहे हैं? छोरे जो आपकी प्रैक्टिस, जिनके हाथ ने एक बार पैसा कमाना शुरू कर दिया ना, वो जल्दी से तैयारी करने आएगा ही नहीं। उसको ऐसा लगता है कि आई एम ए सुपरमैन, मैं उस टाइम पे 3 महीने तैयारी करूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। गलत फहमी है ये उनकी, नहीं होगा। जब आप यहां पर 8 से 10 महीने रहकर तैयारी कर रहे हो, तब भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको लगता है कि 3 महीने के अंदर हो जाएगा? इतना ईजी अब तो नहीं है। 2016 के अंदर इतना ईजी था क्योंकि उस टाइम आप सबकी कंडीशन बराबर थी। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो एग्जाम्स होती थी, एग्जाम तो होती नहीं थी डायरेक्ट परसेंटेज बेस पे। कॉलेज के अंदर परसेंटेज कैसे बनती है आपको पता ही है। 12th की परसेंटेज प्लस कॉलेज की परसेंटेज, एवरेज निकाला, लिस्ट आ गई, सिलेक्शन हो गया और काम करने लग गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको भी पता है कि बिना एग्जाम के अब एलएसए बढ़ नहीं सकते। उसके लिए अब बच्चे कॉलेज के अंदर पढ़ने लगे। वाकई में आपका लेवल बहुत ऊंचा हुआ है डिपार्टमेंट के अंदर। अब जो एलएसए आ रहे हैं वाकई में बहुत अच्छा लेवल है उनका,
आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं गर्व करता हूं आपके ऊपर हकीकत के अंदर। क्यों? क्योंकि अब आपके पास में नॉलेज है, अब आप तैयारी करते हो, पढ़ते हो, और बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं होता, इस चीज का पता है आपको। तो फोकस करो थोड़ा सा प्लीज, है ना। बीपी सर तो यहीं के यहीं खड़े हुए मिलेंगे आपको। हमारे लिए जो सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है कि आप में से कोई दोबारा हमारे क्लास के अंदर आकर बैठे। कभी नहीं चाहता मैं चाहता हूं हमेशा कि जब भी आपसे मुलाकात हो तो डिपार्टमेंट के अंदर हो आप, उस टाइम पर क्लास के अंदर दोबारा बैठते हैं ना। आप कई क्लासों के अंदर देखोगे रिपीटर्स होते हैं, मैं जल्दी से बात भी नहीं करता उनसे, कारण क्योंकि मेरे को दुख होता है उनसे बात करते हुए। मेरे को पता है क्या कंडीशन थी, पिछली बार तैयारी किस कंडीशन के अंदर करके गया था, अब तैयारी किस कंडीशन के अंदर करके जा रहा है। तो ध्यान दिया करो, टाइम सबके पास में 24 घंटे होता है। फर्क इस चीज से नहीं पड़ेगा कि आप कोचिंग रेगुलर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, कोचिंग में कितना पढ़ रहे हो। फर्क इस चीज से पड़ेगा कि आप कोचिंग के बाद में क्या कर रहे हो, कितना टाइम आप दे रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उस टाइम के ऊपर फोकस करो और उसको थोड़ा यूटिलाइज करना शुरू करो। धीरे धीरे करोगे ना तो सारा हो जाएगा, लेकिन सारा एक साथ करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। ठीक है। अभी जितनी भी बातें बोली है इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आप जानते नहीं, सब जानते हो आप, है ना, सब समझदार हो। लेकिन वहीं पे ले दे के आ जाते हैं घूम फिर के, लौट के बुद्धू घर को आते ही हैं। ये बातें 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, एक दिन 2 दिन 10 दिन याद रहती है, उसके बाद में फिर अपन वैसे वैसे। कंटिन्यूस और एक डिसिप्लिन अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर फॉलो कर लिया ना तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो डिसिप्लिन आपका चाहे 2 घंटे का हो चाहे 4 घंटे का हो, वो डिसिप्लिन के रूप में ही फॉलो करने पड़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूं आप एक हाथ के अंदर 5 सर, मैं 5 घंटे पढ़ाई करता हूँ, इधर कॉपी रख रखी है, इधर व्हाट्सएप पे चैट चल रही है या फिर रील्स देख रहे हो आप, ये 5 घंटे की पढ़ाई मानोगे क्या आप? अगर आपने 2 घंटे की पढ़ाई करी है और अगर आपका फोन आपके हाथ में नहीं है, इसका मतलब है आपकी कंसंट्रेशन। 5-7 दिन बहुत अजीब सा लगता है, सांस लेना हमारे लिए आसान होता है, लेकिन मोबाइल के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ी देर 1 घंटे के लिए फोन को ऑफ करके एक बार साइड में रख के देख लेना, आपका जी थोड़ा सा खराब होने लग जाएगा। क्योंकि जरूरत आज के टाइम पे इतनी हो गई, हैबिचुअल इतने ज्यादा हो गए हम। तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाना शुरू करो। जितनी दूरी मोबाइल से बनाओगे उतना ही आप पास जाओगे सिलेक्शन के। क्लियर है सबको? लिखो इसको। प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के चरण कितने चरण? नाम लिखो सबके। सबसे पहले स्थिति का विश्लेषण, दूसरे नंबर पे उद्देश्यों का निर्धारण, तीसरे नंबर पे शिक्षण, चौथे पे मूल्यांकन, और पांचवे पे पुनर्विचार। बड़ा करें। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखोगे? क्योंकि जब वहां पर पूछा जाएगा तो वो हिंदी जैसे मैंने लिखा हो सकता है ऐसी हिंदी नहीं मिले आपको, लेकिन इंग्लिश के अंदर वर्ड आपको ये जरूर मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फोकस थोड़ा सा इंग्लिश के ऊपर करेंगे। प्रोफेशनल कोर्स किया अपन ने, बीए वाले होते तो मैं बोलता ही नहीं आपसे, लिखता ही नहीं मैं आपके लिए। क्या सर? रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन, इवेल्यूशन, टीचिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। लिख लिया सबने?
क्लाइन लिखेंगे, ये सारे चरण चक्रीय होते हैं। सर्कुलर, ये सभी चक्र। सर अब एक्सटेंशन की 2 और क्लास होगी क्या? जब तुम्हारे को बड़ी टेंशन रहती है कि 2 क्लास होगी कि 1 क्लास होगी। ये सभी चक्र, ये सभी चरण चक्रीय होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ये सभी चरण चक्रीय या सर्कुलर होते हैं। लिख लिया? मतलब समझो अब इसका। अभी तो सिर्फ एलएसी की बातें, ठीक है। मूल्यांकन किया आपने, सावधिक मूल्यांकन हम कर रहे हैं, समेकित मूल्यांकन बोर्ड आपका कर ही लेगा। अगर सिलेक्शन हो गया तो भी आपको पुनर्विचार करना है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी आपको पुनर्विचार करना है। मान लो अगर पुनर्विचार सिलेक्शन नहीं हुआ, फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपन नेगेटिव मान के चलते हैं कि मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने पुनर्विचार किया। पुनर्विचार क्या किया कि क्या क्या कमी रही, कमियां आपको सबको पता है क्या क्या कमी रही है, क्या क्या न्याय किया अपन ने पूरे यहाँ पर साल 6 महीने के अंदर, सबको पता है अपना अपना। उसके बाद में आप वापस से क्या करोगे? स्थिति का विश्लेषण, फिर से क्या करोगे? उद्देश्यों का निर्धारण, फिर शिक्षण, फिर और फिर कब तक करोगे? जब तक कि आपको इसके अंदर सफलता नहीं मिल जाती। मान लो अगर सफलता मिल गई, पहली बार के अंदर आप पहले से बन गए साहब, उसके बाद में भी आप क्या करोगे? पुनर्विचार। पुनर्विचार ये करोगे कि सर सिलेक्शन तो हो गया, पोस्टिंग कहां पर लेनी है, पोस्टिंग के बारे में फिर स्थिति का विश्लेषण, उद्देश्य का निर्धारण की घर के पास में लेनी है पोस्टिंग, पोस्टिंग के लिए अपने को जितना जेग जुगाड़ लगाना है वो लगाना है। फिर मूल्यांकन, मूल्यांकन कब होगा इस चीज का? जब आपका ऑर्डर आएगा। ऑर्डर आ गया आपका, आपने कोशिश करी, मान लो बाड़मेर पोस्टिंग हो गई, फिर वापस से स्थिति का विश्लेषण। स्थिति का विश्लेषण करने के बाद में देखा आपने कि 2 साल प्रोबेशन के अंदर कोई ट्रांसफर होता नहीं है, 2 साल तक आप नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है आपको, 2 साल बाद में वापस से स्थिति का विश्लेषण, फिक्सेशन हो चुका है, घर पहुंचना है, घर पहुंच गए, फिर घर वाले कहेंगे शादी वादी कर ले, शादी वादी हो गई। तो ये सारी की सारी समस्याएं अपने आप में नई नई चीजें आती रहेगी, इसलिए कहा है कि ये सारी की सारी चीजें कैसी होगी? चक्रीय रूप के अंदर होगी, चक्र के रूप के अंदर चलेगी। हर बार आपको स्थिति का विश्लेषण करना पड़ेगा, एक उद्देश्य का निर्धारण करना पड़ेगा, उसके बाद में शिक्षण, मूल्यांकन और पुनर्विचार, ठीक है ना? क्योंकि समस्याएं हमारी जिंदगी के अंदर खत्म नहीं होने वाली। आप ही अगर ये सोच रहे हो कि नौकरी लग जाएगी फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लाइफ की प्रॉब्लम्स कभी भी खत्म नहीं होती है ना, और दूसरों की लाइफ हमेशा अच्छी लगती है। आज आपको लगता होगा कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी, सर के तो मजे ही मजे, होता है ना ऐसा? ठीक है, हेडिंग डालोगे कार्यक्रम योजना प्रक्रिया के चरण, हेडिंग डालोगे कार्यक्रम योजना प्रक्रिया के चरण। क्या नाम नाम चाहिए अपना? कार्यक्रम योजना प्रक्रिया के चरण, स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। कार्यक्रम योजना प्रक्रिया के चरण, स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। लिखो इसके अंदर 8 चरण। हेडिंग डाली अपन ने स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। सरकार किसी भी क्षेत्र के अंदर नई नई योजनाएं चलाना चाहती है और नई नई योजनाओं के लिए उसको प्लानिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। सरकार लोगों को भला चाहती है, यही होता है। उसके लिए क्या क्या चीजें कर सकती है किसी भी प्रोग्राम को लाने के लिए? फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं अपन एनएडीसीपी, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, सरकार ने 2 बीमारियों के लिए चलाया है, सिर्फ एफएमडी और ब्रूसेला। क्या पशुओं के अंदर ये 2 बीमारियां ही होती है? और भी होती है,
लेकिन फिर इन 2 के लिए ही क्यों चलाया, इसके अंदर बात करेंगे। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के अंदर 8 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 8 चरणों के अंदर सबसे पहला चरण होता है तथ्यों का संग्रहण। क्या होता है? संग्रहण। पहले नंबर पे क्या आता है? तथ्यों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स बोलते हैं इसको। इसके बाद के अंदर स्थिति का विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे? स्थिति का विश्लेषण। स्थिति का विश्लेषण करने के बाद में करेंगे हम समस्या की पहचान। क्या करेंगे? समस्या की पहचान। और समस्या की पहचान करने के बाद में करेंगे उद्देश्यों का निर्धारण। किसका निर्धारण? निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद में हम कार्यक्रम योजना बनाएंगे। कार्य योजना बनाना। उसके बाद में कार्य योजना का क्रियान्वयन। क्रियान्वयन कर दिया तो 7वें नंबर पे मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बाद में पुनर्विचार। ये सारी चीजें गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कौन सा है? इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। क्या बोलते हैं? दूसरे नंबर पे एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। तीसरे नंबर पे समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद में अगर बात करते हैं कार्य योजना बनाना, प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। उसके बाद में एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। उसके बाद में इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन के बाद में रिकंसिडरेशन। मतलब समझो इसका। गवर्नमेंट की बात करते हैं, अपने डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। पशुपालन विभाग राजस्थान के अंदर है, पशुपालन विभाग भारत सरकार के अंदर है। राजस्थान के अंदर पशुपालन विभाग सिर्फ राजस्थान को देखता है। पशुपालन विभाग पूरे भारत के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर पशुपालन विभागों को देखता है। पशुओं से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी उसको देखेगा। पशुओं से प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो हमारे को प्राप्त होता है वो होता है दूध। क्या होता है? दूध। ठीक है। दूध के अलावा अगर बात करते हैं तो मांस भी प्राप्त होता है, अंडा भी प्राप्त होता है, और ऊन भी प्राप्त होती है। इसके अलावा चमड़ा वगैरह वो सारी चीजें तो बनती। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन क्या है? दूध, मिल्क प्रोडक्शन। गवर्नमेंट ने सोचा कि यार जनसंख्या बढ़ रही है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा भाई क्या कर सकते हैं, साहब ब्रीड इंप्रूवमेंट कर लो। जो गाय हमारी 5 लीटर दूध देने वाली है, अगर उसकी बछड़ी 7 लीटर दूध देने लग जाएगी तो ज्यादा अच्छी बात है, प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सरकार ने कहा ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं इसके लिए? बोले आप यही शुरू करो, सब कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत करो। बोले चलो ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत कर दी, एआई लागू कर दी, ब्रीड वाइज सीमन डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, अच्छी नस्ल के सांडों का उपयोग किया हमने, इससे हमारा ब्रीड इंप्रूवमेंट हुआ और मिल्क प्रोडक्शन हमारा बढ़ा। हुआ ऐसा? ठीक है। फिर सरकार ने सोचा दोबारा से भाई अब क्या कर सकते हैं। सरकार ने फिर जब नीचे की तरफ बात की तो उन्होंने बताया कि साहब जानवरों के अंदर क्या है ना, बीमारियां आती है, और जब जानवर बीमार होता है तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और वापस से प्रोडक्शन होने में या तो टाइम लगता है, और कुछ बीमारी ऐसी है कि जिनसे प्रोडक्शन कभी वापस से नॉर्मल हो ही नहीं पाता। ऐसा भी होता है। ठीक है। अब सरकार को सोचना पड़ गया है कि चलो ठीक है, ब्रीड इंप्रूवमेंट के द्वारा प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया हमने, लेकिन अब जो प्रोडक्शन बढ़ा हुआ उसको नीचे गिरने से कैसे रोका जाए। सरकार ने क्या किया? सबसे पहले कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का संग्रहण। सरकार ने एक एजेंसी के द्वारा सर्वे करवाया। किसी भी एजेंसी, कोई सरकारी भी हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है, और एजेंसी के द्वारा सर्वे करवाया, और सर्वे के अंदर फील्ड के अंदर ये देखा कि भाई जानवरों के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती है, किस किस टाइम पे होती है, किस किस से कितना कितना नुकसान होता है, ये सारी चीजें।
सर्वे के अंदर एक फॉर्म था, फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस डाले गए, तो लोगों से सिर्फ हाँ ना के अंदर जवाब लेना था और लोगों से वो सारी बेसिक जानकारी इकट्ठा करनी थी। ठीक है, लोगों से पूछी सिर्फ जानकारी हमने और वो इकट्ठा करी हमने, किसी संस्था ने के थ्रू हमने वो जानकारियां इकट्ठी करवा ली। संस्था ने जानकारी करी, लोगों से पूछ लिया भाई कौन कौन सी बीमारी होती है, सांप सूगले भी होता है, गलगोटू भी होता है, बीक्यू भी होता है, इटी भी होता है, सारी बीमारियां होती है, सांप अबॉर्शन भी हो जाता है जानवरों के अंदर कभी कभी, ये सारी सारी जानकारी ले ली उन्होंने। ठीक है, इस फर्स्ट स्टेप को अपन ने क्या कहा, तथ्यों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। जो भी जानकारी आपने इकट्ठा करी है उस जानकारी को हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ फैक्ट, तथ्यों का संग्रहण। सारे के सारे डाटा जब गवर्नमेंट के पास में आ गए तो गवर्नमेंट ने इस डाटा का क्या किया, एनालिसिस किया। एनालिसिस किया गवर्नमेंट ने इस डाटा को, जानवरों के अंदर होने वाली बीमारियों को। गवर्नमेंट ने देखा कि एफएमडी के द्वारा डेथ तो हो नहीं रही, लार्ज एनिमल के अंदर डेथ होती नहीं, लगभग मैक्सिमम 5%, इससे ज्यादा डेथ होती नहीं, लेकिन एचएस के द्वारा डेथ ज्यादा होती है। सरकार ने देख लिया जानवरों के अंदर अबॉर्शन बहुत कम होते हैं, है ना, जनरली रेगुलर अबॉर्शन होते नहीं है, सरकार ने ये भी देख लिया। एचएस के अंदर डेथ ज्यादा हो रही थी, एंथ्रेक्स के अंदर डेथ बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि एंथ्रेक्स पैराक्यूट बीमारी है, मेस्टाइटिस वगैरह भी जानवरों के अंदर होता रहता है। सरकार ने सारी चीजें देखने के बाद के अंदर पूरा डाटा देखा, लास्ट के अंदर निष्कर्ष ये निकाला कि एफएमडी के अंदर डेथ तो हो रही है कम, लेकिन ये ज्यादातर एनिमल्स को प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि एफएमडी अगर एक बार आ गई किसी गांव के अंदर तो आप ये मान के चलना कि मोर देन 85 से 90% पॉपुलेशन को प्रभावित करेंगे। क्यों? क्योंकि हवा के द्वारा भी फैलेगा, लार के द्वारा भी फैलेगा, झूठे भोजन के द्वारा भी फैल जाएगा। और एफएमडी के अंदर अगर किसी जानवर के अंदर एक बार एफएमडी हो गई तो वो जानवर अपने लाइफ टाइम के अंदर उतना मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा जितना वो रेगुलर कर रहा था। मान लो एक पशु है जो 10 लीटर दूध देता है दोनों टाइम का मिला के, और वो स्वस्थ है, वो आने वाले लैक्टेशन के अंदर, यानी कि पहले से तीसरे लैक्टेशन तक तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, चौथे और पांचवे के अंदर स्थिर रहेगा और उसके बाद में कम होना शुरू होगा। लेकिन अगर किसी एनिमल के अंदर अगर एक बार एफएमडी आ गई 10 लीटर दूध देने वाले जानवर के अंदर, तो आप ये मान के चल लेना कि वो उस लैक्टेशन के अंदर 8 लीटर से ज्यादा दूध नहीं देगा, और आने वाली ब्यात के अंदर भी वो 8 का 9, पांचवें छठे ब्यात तक 10 लीटर पहुंचेगा। तो 10वें यानी कि चौथे पांचवें ब्यात तक उसको जाना चाहिए था 15-16 लीटर तक। पॉपुलेशन प्रभावित हो रही है 85 से 90% तक। तो ज्यादा इकोनॉमिक लॉस किससे हुआ, कम जानवरों के मरने से या ज्यादा जानवरों के एफएमडी से प्रभावित होने के? ज्यादा जानवरों के एफएमडी से प्रभावित होने का पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, एफएमडी जिन जानवरों के अंदर आ रही थी उनके अंदर सीरो सर्वेलांस करते हैं, यानी कि जब हम बीफ के एक्सपोर्टर हैं काफी ज्यादा, है ना, मांस का हम खाते नहीं है लेकिन हम विदेशों के अंदर काफी ज्यादा बेचते हैं। जब मीट का एक्सपोर्ट किया जाता है तो वो मीट को टेस्ट करते हैं, पहले चेक करते हैं कि क्या वाकई में इसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। विदेश वालों ने कह दिया कि आपके जो मीट एक्सपोर्ट होकर हमारे पास में आ रहा है उसके अंदर एफएमडी की एंटीबॉडीज पाई जा रही है, इसका मतलब आपके इस जानवर के अंदर कभी ना कभी एफएमडी हुई थी और ऐसा मांस खाने के लायक नहीं है, वो मना कर देते। दूसरा नुकसान, 2 इकोनॉमिक लॉसेस हो गए हमारे पास में, जबकि पशुपालन इकोनॉमी के अंदर मोर देन 10% का योगदान देता है। कितना नुकसान हुआ? गवर्नमेंट ने सोचा कि यार इसके ऊपर काम करना चाहिए। क्या किया गवर्नमेंट ने? एनालिसिस। गवर्नमेंट ने देखा कि जानवर एचएस से मर रहे हैं, लेकिन अबॉर्शन से जानवर मर नहीं रहा। ठीक है, ब्रुसेला जानवर के अंदर होता है तो जानवर मर जाता है क्या? नहीं। लास्ट ट्राइमेस्टर की जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर जानवर के अंदर क्या हो जाता है? अबॉर्शन हो जाता है। अगर जानवर के अंदर 6 महीने के अंदर या 7 महीने के अंदर अबॉर्शन हो गया तो क्या वो दूध देगा? नहीं। और जिस जानवर के अंदर एक बार ब्रुसेला हो गया वो ब्रुसेला से कभी भी उपचारित हो ही नहीं सकता, आपको कल ही करना पड़ेगा उसको। कल करने से मतलब है कि वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है अगर वो पॉजिटिव हो गया तो। 6 महीने प्रेगनेंसी के बाद में ओनर ये सोचने लग जाता है कि 2 महीने या 3 महीने हो रहे उसके बाद में ब्याएगा, मेरे को प्रोडक्शन मिलेगा, मेरे को पैसा मिलेगा। आप जस्ट वो कंडीशन इमेजिन करो कि 6-7 महीने के अंदर किसी ओनर के अंदर अबॉर्शन हो जाता है जानवर के अंदर और फिर वो प्रोडक्शन नहीं हो पाता, वापिस से 3-4 महीने के बाद में हीट में आएगा, वापिस से एआई करवाएगा या नेचुरल सर्विस करवाएगा, वापिस से प्रेग्नेंट होगी और वापिस से वो अबॉर्शन हो जाए। अब उस गाय को रखने का मतलब है क्या? सेकंड इकोनॉमिक लॉस वहां पर किससे हुआ? ब्रूसेला से। गवर्नमेंट ने कहा जानवर मरेगा तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, जानवरों की संख्या हमारे पास में पहले बहुत ज्यादा है। मिल्क प्रोडक्शन के अंदर भारत नंबर 1 इसलिए है क्योंकि हमारे पास में नंबर ऑफ एनिमल्स ज्यादा है, इस वजह से नहीं कि हमारा पर एनिमल प्रोडक्शन ज्यादा है। पर एनिमल प्रोडक्शन तो हमारा बहुत कम है, लेकिन नंबर ऑफ एनिमल्स हमारे पास में क्या है? ज्यादा। एक तो आपके पास में 10-10 लीटर देने वाली 5 गायें हो तो आपका प्रोडक्शन कितना हो गया? 50 लीटर। 10-10 लीटर दूध देने वाली अगर आपके पास में 5 गायें हो तो प्रोडक्शन कितना हो गया?
50 लीटर हो गया। और अगर आपके पास में 5-5 लीटर दूध देने वाली 10 गायें हो तो भी आपका प्रोडक्शन कितना हो? 50 लीटर दूध का पैसा तो दोनों को बराबर ही मिलेगा, लेकिन 5 गायों और 10 गायों में से खर्चा ज्यादा किसका होगा? 10 गायों का। दूसरा इकोनॉमिक लॉस हुआ हमारा एफएमडी की तरह। गवर्नमेंट इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। गवर्नमेंट ने सारा का सारा एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद में देखा कि यार इन दो बीमारियों से हमारे को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, और इन दो बीमारियों के ऊपर हमारे को काम करना चाहिए। एनालिसिस के परसेंट बाद में गवर्नमेंट ने क्या की? समस्या की पहचान कि ज्यादा समस्या किसकी वजह से हो रही है? एफएमडी और ब्रूसेला की वजह से। अब गवर्नमेंट ने कहा क्या किया कि भाई इनको हटाना है। हटाने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? उद्देश्य का निर्धारण किया। उद्देश्य बना दिया साहब कि 2025 तक तो हम इनको कंट्रोल करेंगे, और 2030 तक इनको इरिडिकेशन कर देंगे। इरिडिकेशन करने से मतलब उन्मूलन कर देंगे, देश के अंदर ये बीमारियां रहेगी ही नहीं। उद्देश्य निर्धारित कर दिए गए 2025 और 2030 के लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या बनाने के लिए कहा गया? क्या बनाने के लिए? कार्य योजना बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक संस्था को हायर किया। शांति से बैठोगे या क्लास से बाहर बैठोगे? शांति से। ठीक है, कार्य योजना बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि ब्रूसेला का टीका हम सिर्फ फीमेल बछड़ियों के अंदर लगाए तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि बच्चे पैदा कौन करेगी? फीमेल। ठीक है, लाइफ टाइम में एक बार लगाना है तो हमारे लिए आसान भी हो गया कि फीमेल बछड़ियों के अंदर एक बार टीका लगा दिया, जिंदगी भर की टेंशन खत्म। ठीक है, दूसरे भाई एफएमडी को कंट्रोल कैसे करें साहब? बोला एफएमडी कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको ये करना पड़ेगा कि साल में 2 बार वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, और तब जाके एंटीबॉडीज बनेगी, और वो एंटीबॉडीज एफएमडी के अंदर रहेगा। जब तक एंटीबॉडीज हैं तब तक जानवर के अंदर एफएमडी नहीं होगी। इसलिए एफएमडी का टीकाकरण साल में कितनी बार किया जाता है? 2 बार, और ब्रूसेला का 1 बार, लाइफ के अंदर 1 बार। ठीक है, गाइडलाइन वगैरह फॉलो कर दी गई। गाइडलाइन फॉलो करने के बाद में सारा सब कुछ हो गया। अब हम किसके ऊपर आए? क्रियान्वयन के लिए। क्रियान्वयन करने के लिए कौन हो आप? एलएसी की पोस्ट के ऊपर। आपका काम है पशुओं के अंदर वैक्सीनेशन करना, एआई करना। जब भी एफएमडी के हमारे पास में एफएमडी वैक्सीन आएगी आपको एफएमडी करनी पड़ेगी। जब भी ब्रूसेला की वैक्सीन आएगी तो आपको 4 से 8 माह की जो फीमेल बछड़ियां होगी उसके अंदर वैक्सीनेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये क्या हो रहा है? क्रियान्वयन। क्रियान्वयन के बाद में गवर्नमेंट क्या करेगी? मूल्यांकन। मूल्यांकन के लिए क्या किया जाएगा? आपने अपने फील्ड के अंदर कर दी वैक्सीनेशन, कैसे करी कैसे नहीं करी इसका पता किसको? गवर्नमेंट को आंकड़े चाहिए थे, डाटा चाहिए थे। गवर्नमेंट ने कहा हो गई क्या एफएमडी? बोला हाँ साहब हो गई। कितनी हो गई? बोला साहब आपने 1000 डोज दी थी, हमने 950 लगा दी। गवर्नमेंट ने मान ली, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट आई कौन से स्टेप के ऊपर? मूल्यांकन के ऊपर। मूल्यांकन के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम टीम भेज रहे हैं वहां पर, जिन जिन जानवरों के अंदर एफएमडी लगाई है उनके अंदर अगर वैक्सीन लगी तो एंटीबॉडी तो बनेगी बनेगी। हम उनका ब्लड सैंपल लेंगे और डिटेक्ट करेंगे कि क्या उसके अंदर एंटीबॉडी बन रही है या नहीं बन रही। आप अच्छी तरीके से पता है आपको कि अगर वैक्सीन लगी होगी तो ही एंटीबॉडी बनेगी, और अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो जानते हो इतना तो आप पता ही है आपको। और आपने एफएमडी कैसे करी है आपको पता ही है, पता है ना। मूल्यांकन के द्वारा गवर्नमेंट पता करेगी कि क्या हम सही दिशा के अंदर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अभी चूंकि टारगेट हमारा 2025 और 2030 के अंदर जाकर पूरा होना है, तो अभी हम सावधिक मूल्यांकन वाली कैटेगरीज के अंदर चल रहे हैं कि रैंडमली आपके फील्ड के अंदर से ब्लड सैंपल लिए जाते हैं और देखा जाता है कि क्या उसके अंदर वाकई में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही। अगर एंटीबॉडी नहीं हो रही इसका मतलब आपने वैक्सीनेशन नहीं किया। क्लियर है? सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी। आप एफएमडी का कोई भी डाटा अगर भरोगे तो ऑनलाइन करना पड़ेगा आपको। जानवर के कान में टैग लगा हुआ है, वो टैग आप बदल नहीं सकते एक बार लगने के बाद में। आप काट कर हटा सकते हो लेकिन बदल नहीं सकते। लेकिन आपके एरिया जहां पर आपकी पोस्टिंग है, आप ये भी नहीं कर सकते कि सारे जानवरों को टैग काट के हटा दिए, साहब इनके अंदर तो टैग ही नहीं, मैं क्या करूं। ऐसा भी नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट को एक्सक्यूज नहीं चाहिए, लेकिन 50% रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा ना। तो आपको वैक्सीनेशन भी ओरिजिनल करनी पड़ेगी मोर देन 50%। और सीरो सर्विलांस के लिए जब वो आएंगे तो आप सैंपल लेने से भी मना नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि साहब मैंने गलती से भेज दिया था वो रिपोर्ट, अमान मैंने तो लगाई नहीं, मैंने तो फेंक दी, ऐसे नहीं कर सकते आप, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा बोल दिया तो आपने राजकार्य ढंग से नहीं किया, और राजकार्य अगर ढंग से नहीं किया तो आपको नोटिस इश्यू होंगे 16 सीसी और 17 सीसी का। ध्यान रखना, 17 सीसी का नोटिस ले लेना, लेकिन 16 सीसी का सीसी नोटिस मत लेना कभी भी। 16 सीसी का नोटिस अगर आपके खिलाफ जारी हो गया तो लाज बहुत लंबी चलेगी, आप सस्पेंड वाली कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। 17 वाला ले लेना, 17 वाला कम खतरनाक है, 16 वाला ज्यादा खतरनाक है।
अब यहां पर रिकंसिडरेशन की जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट अभी सावधिक मूल्यांकन जितना सैंपल कलेक्शन करना था कर लिया। सैंपल कलेक्शन करने के बाद में जो रिजल्ट हमारे पास में आए, उसके बाद में गवर्नमेंट क्या करेगी, पुनर्विचार, रिकंसिडरेशन करेगी। गवर्नमेंट कहेगी कितने सैंपल पॉजिटिव आए, कितने सैंपल नेगेटिव आए। एक लेवल से ज्यादा अगर सैंपल नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब संबंधित संस्था प्रभारी, चाहे वो एलएसए हो चाहे वी हो, नोटिस आना पक्का है 100%। और सारी चीजें ऑनलाइन है, एक क्लिक के ऊपर देख लेगा कौन कौन से टैग के अंदर कब कब वैक्सीनेशन लगी है। और आप मना भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको आप बदल नहीं पाओगे। तो डिपार्टमेंट के अंदर आने के बाद के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो काम अब आपके लिए रहेगा, वो आपके पास में एआई और वैक्सीनेशन, और दोनों ही चीजें ऑनलाइन है। आपकी एआई कर रहे हो वो ऑनलाइन होगी, पीडी करने जाओगे तो ऑनलाइन होगी, काविंग होगी तो ऑनलाइन होगी। और काविंग होने के बाद में अगर वो बड़ी होके वापस से हीट के अंदर आ रही है, दोबारा एआई करने जा रहे हो, तो वापस वो ऑनलाइन होगी। हर एक चीज डिजिटल है। आजकल आपके जानवर चेक करने की जरूरत नहीं गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नई दिल्ली के अंदर अगर कोई बैठा हुआ है वहां पर आदमी, और वो चाहता है कि इस इलाके के अंदर कितने पशु हैं जिनके अंदर टैग लगा हुआ है, वो सिर्फ एरिया के ऊपर क्लिक करेगा, सारे जानवरों की लिस्ट आ जाएगी, जिसके अंदर ओनर के मोबाइल नंबर तक आएंगे, और अगला मोबाइल पे फोन करेगा, क्या आपके घर पे वैक्सीन लगी है। और अगर नहीं लगी होगी, उस ओनर को कोई मतलब नहीं कि आप जानकार हो कि नहीं हो, वो कहेगा साहब नहीं लगी। अगर नहीं लगी होगी तो कॉल सेंटर तक बना रखे हैं गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए, कि आप जो काम कर रहे हो वो प्रॉपरली हो। तो आटे में नमक चल सकता है, आपको बताइए, लेकिन नमक के अंदर आटा चलता है क्या। ध्यान रखना, डिपार्टमेंट के अंदर अब बहुत माथाफोड़ियां होने लगी है। ये सारी की सारी स्टेप्स किसकी है, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की। क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पे देख लेना कि क्वेश्चन के अंदर किसकी स्टेप्स पूछी है। जितने भी अपन ने स्टेप्स लिखी हैं सारी की सारी आपको लाइन से ही याद होनी। सर इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका पहले तो सिंपल सा है भाई, किसकी कितनी कितनी स्टेप है। दूसरा क्वेश्चन नंबर पूछ लेते हैं कि इसकी तीसरी स्टेप कौन सी है, चौथी स्टेप कौन सी है, पांचवी स्टेप कौन सी है। इससे ऊपर नीचे के स्टेप पूछ लेंगे, जैसे एडगास के अंदर डी से ऊपर क्या आता है बताओ साहब। डिटेल हमारे से इनके अंदर से कोई भी नहीं पूछेगा, इस चीज का ध्यान रखोगे। इसीलिए डिटेल अपन ने किसी के अंदर भी नहीं लिखी है। सर संविदा पर जिन एलएसए को लगाया जाता है उसे बाद में स्थायी कर दिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है। देखो संविदा के ऊपर जो एलएसए लगते हैं उनको डायरेक्ट परमानेंट नहीं किया जाता है। उनको बोर्ड की एग्जाम तो देनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस के नंबर मिलते हैं। मैक्सिमम 30% नंबर दिए जाते हैं, एक साल के 10% नंबर, है ना। तो आप जब भी रिजल्ट देखोगे ना, लास्ट टाइम अगर आपने एग्जाम दी होगी, तो परसेंट नहीं आती, परसेंटाइल आती है ना। परसेंट अलग चीज होती है, परसेंटाइल अलग चीज होती है। आप देखना अगर दिया हो तो आपने मार्कशीट। सर समेकित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड।
लाइव वाले पूछ रहे हैं कि सर आप 10 में से कितने सब्जेक्ट पढ़ाओगे? जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो उतने। कितने? 7। बोर हो गए मेरे को देखते देखते ना, नए सर चाहिए तुम्हारे को, है ना? लिख लिया? हेडिंग डालोगे पशु मेले केटल फेयर। ये 3 स्टेप्स अपन ने लिखी है, इन तीनों के अंदर से एक क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान रख लेना। 100% का मतलब 100%, और एक 100% क्वेश्चन आएगा पशु मेलों के अंदर से। लिख लिया? आ गया? तू आ गया? आ गया? खड़ी हो। कितने नंबर है? नंबर कितने हैं तेरे? माइनस प्लस माइनस, चेक करवा फिर इसको। बढ़ गए हैं तेरे नंबर। किसको नहीं दिख रही पीछे से बैठ के, बता दो, है ना? देखो फिर भी गलती आप नहीं मानते हो, आपकी गलती होती नहीं, सर लिखते ही छोटा है। हेडिंग डालोगे पशु मेले केटल फेयर। पशु मेले केटल फेयर। लिख लिया? लिखो इसके अंदर। पशु मेले एनिमल फेयर केटल फेयर। लिख लो रे, तुम क्या है? पीछे वाले ध्यान देंगे? ले भाई एनिमल फेयर ले। पशु मेले, पशु मेलों की अगर बात करते हैं तो पशुओं का मेला, ये क्या कहलाएगा? पशु मेला, है ना? पशुओं के लिए आपको पता ही मेले के अंदर स्टॉल वगैरह लगाई जाती है, पताशी, गोलगप्पे, चाउमीन, बर्गर, मोमोज। किसके लिए लगाते हैं? खाने के लिए। पशु अपने साथ में 500-1000 रुपए आप जो दोगे गाय को, वो गाय आपके पास में लेगी, फिर ठेले के ऊपर जाएगी, उसकी पसंद का जो कुछ होगा खा लेगी, घर के ऊपर आ जाएगी। ऐसा होगा? नहीं सर, क्या होगा? आप पशु को लेकर जाओगे, है ना? क्यों लेकर जाओगे? घुमाने के लिए? बेचने के लिए, दिखाने के लिए, क्या मेरे पास में ये पशु है, अगर इसकी प्राइस अच्छी मिल जाएगी तो मैं इसको बेच के आ जाऊंगा। तो पशुओं के खरीदने और बेचने के लिए ही किसका आयोजन किया जाता है? पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। तहसील लेवल पे, जिला स्तर पे, हर जगह मेलों का आयोजन किया जाता है। अपने इधर जयपुर साइड में तो अब कम होने लग गए हैं, लेकिन अभी भी जैसे जोधपुर संभाग हो गया, नागौर हो गया, इधर की तरफ पशु मेले आज भी काफी ज्यादा लगते हैं। ठीक है। इन पशु मेलों के अंदर से 10 पशु मेले ऐसे हैं जिनका आयोजन पशुपालन विभाग करता है। कौन करता है? पशुपालन विभाग। इसलिए इन 10 पशु मेलों को हम राज्य स्तरीय पशु मेले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपसे पूछा जाए कि राज्य स्तरीय पशु मेलों की संख्या कितनी होती है, तो 10। राज्य स्तरीय इसलिए है क्योंकि इन पशु मेलों के लिए आयोजन के लिए बजट वगैरह सारा सब कुछ होलसेल काम, वो सारा का सारा कौन करेगा? पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग कलेक्टर को बोलेगा भाई पुलिस वुलिस लगवा देना, हम मेले का आयोजन कर रहे हैं। कलेक्टर सुनेगा पशुपालन विभाग की, क्यों? क्योंकि मेला कैसा रह गया? राज्य स्तरीय। अगर तहसील लेवल का होता, जिला स्तर का होता, तो कलेक्टर को मतलब ही नहीं था आपसे, वो अपने आप कर लेता सारा सब कुछ। ठीक है ना? 3 चीजें पूछी जाती है हमारे से। पहली चीज पूछी जाती है स्थान।
कौन सा पशु मेला कहाँ लगता है। दूसरी पूछी जाती है नस्ल, यानी इसके अंदर कौन सी नस्ल के पशु सर्वाधिक आते हैं। और तीसरे नंबर पे पूछी जाती है तिथि। क्या पूछी जाती है? वर्ड लिखा है तिथि, ना कि दिनांक। क्या लिखा है? तिथि। तिथि का मतलब है कि भारतीय महीनों के हिसाब से चलेंगे। आपको बताइए कि भारतीय महीने कितने होते हैं, नाम बताओ। वाह 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 वाह। सबसे पहला सबसे पहला महीना और सबसे लास्ट फागुन। ठीक है। तो भारतीय महीने भी 12 होते हैं, जैसे अंग्रेजी महीने जनवरी फरवरी चलते हैं, वैसे भारतीय महीने भी कितने होते हैं? 12। 12 महीनों के अंदर आते हैं दो पक्ष। कितने पक्ष? कृष्ण पक्ष और दोनों 15-15 दिन के, है ना। कृष्ण पक्ष के अंदर तो लास्ट में जाकर आएगी अमावस्या, और शुक्ल पक्ष के अंदर आएगी पूर्णिमा। दोनों के अंदर से बात करते हैं तो पहले कौन सा आता है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल? पहले कृष्ण या शुक्ल? कृष्ण पक्ष पहले आता है, पता है सबको। कृष्ण पक्ष पहले आएगा, यानी अमावस्या पहले आएगी। सही है। तो चैत्र वाला जो महीना शुरू होगा वो भी किससे शुरू होगा? कृष्ण पक्ष। ठीक है। पक्षों के अलावा अगर बात करते हैं तो पक्षों के अंदर जो 15 दिन होते हैं उनको हम नाम देते हैं प्रतिपदा। पहले दिन को द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी वगैरह सब। देसी भाषा की अगर बात करते हैं तो पहला दिन पड़वा, दूसरे दोज, फिर तीज, चौथ, पांचवे, छठे, है ना। जो 11वें नंबर पे आती है उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी के अंदर उसको बोलते हैं एकादशी। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। चतुर्दशी के बाद में या तो अमावस्या आएगी या पूर्णिमा। भारतीय नववर्ष की अगर बात करते हैं, जैसे नॉर्मली न्यू ईयर जो मनाते हो आप कितनी जनवरी को? 1 जनवरी को। ठीक है। भारतीय नववर्ष की अगर बात करते हैं तो वो आप मनाते हो चैत्र के अंदर। चैत्र कृष्ण, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, मतलब एक। सही है। आपको नहीं लगता 15 दिन लेट मना रहे हो? भाई कृष्ण पक्ष पहले आता है, कृष्ण पक्ष खत्म होगा, तब जाके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आएगी। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आप न्यू ईयर मनाओगे, जबकि न्यू ईयर तो महीने की शुरुआत के अंदर से होना चाहिए था। तो 15 दिन तो आपने कृष्ण पक्ष के निकाले हैं और उसके बाद के अंदर आपने न्यू ईयर मनाया। सही है कि नहीं है? वाई, क्यों? क्या सर? 29 दिन का महीना होता है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप एक बात बोल रहे हो मेरे से कि कृष्ण पक्ष पहले आता है सर। सही है। अच्छा, ये आपको कोई कहते कि नहीं साहब, यस ऐसे नहीं, हैप्पी न्यू ईयर 15 जनवरी से मनाएंगे साहब, कैसा लगेगा आपको? अजीब सा लगेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हो कि कृष्ण पक्ष पहले आता है, शुक्ल पक्ष बाद के अंदर आता है, चैत्र पहला महीना है। तो चैत्र के जब पहला महीना है तो पहले दिन को ना मनाकर हम मनाते हैं 16वें दिन को। वाई, क्यों? क्या होता है? क्या बोल रही है? दोबारा बोल, अरे सुनो दे रे। हिंदी महीनों को आधों से स्टार्ट किया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इस वजह से है कि भारतीय महीनों के अंदर जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष को हम अच्छा नहीं मानते, है ना, क्योंकि वो अंधेरे का प्रतीक है, अमावस्या आएगी। और शुक्ल पक्ष को हम क्या मानते हैं? अच्छा, उजाले का प्रतीक मानते हैं। इसीलिए हम जो नववर्ष मनाते हैं वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मनाते हैं, 15 दिन बाद में मनाते हैं। हमारा अपना अलग ही चलता है भाई, जनवरी फरवरी से हम मतलब नहीं रखते हैं, है ना। तो हैप्पी न्यू ईयर पे तुम हैप्पी न्यू ईयर मना लेते हो, और फिर बाद के अंदर यही कहते हो कि नहीं नहीं हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाना चाहिए, हम तो कब मनाएंगे? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। जानता हूं मैं तुम्हारे को। लिखना शुरू करो पहले। हेडिंग डालिए पशु मेले। लिखो राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के द्वारा, 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 पशुपालन विभाग के द्वारा 10 पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। 10 पशु मेलों का आयोजन किया जाता है।
10 पशु मेलों का आयोजन किया जाता है, जिन्हें जिन्हें राज्य स्तरीय पशु मेले जिन्हें राज्य स्तरीय पशु मेले भी कहते हैं, जिन्हें राज्य स्तरीय पशु मेले भी कहते हैं। राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के द्वारा 10 पशु मेलों का आयोजन किया जाता है, जिन्हें राज्य स्तरीय पशु मेले कहते हैं। ठीक है, कह दिया। 3 चीजें याद रखनी है, स्थान, नस्ल और तिथि। उससे पहले होता क्या है वो सुनो। मेलों के अंदर गलती से बाड़मेर साइड में कहीं पे भी जाओगे, मेले के अंदर तो ड्यूटी लगेगी आपकी। होगा क्या मेले के अंदर, वो सुन लो पहले। ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है? विभाग। विभाग के अंदर कौन है? आप और हम। अपनी ऑर्गेनाइज करने वाले, होलसेल अपनी। सही है कि नहीं? वहां के भगवान तो आप ही होंगे, क्योंकि आप करने वाले हो। तो भगवान जैसी फीलिंग आपको आएगी नहीं वहां पर। कारण है क्योंकि जिस जगह पर मेले का आयोजन किया जाएगा वहां पर आपके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं होगी, बाकी सबके लिए व्यवस्था ही होंगी वहां पर, है ना। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइम से खाना वाना कुछ भी नहीं। ठीक है। श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर भरता है ना। अटेंड किया मैंने, वहां पर क्या था वो बता देता हूँ आपको। पहले एक मेले की जगह का चयन किया जाता है। मल्लीनाथ पशु मेला लगता है लूणी नदी के अंदर। कब लगता है? लूणी नदी के अंदर। ठीक है, चैत्र के अंदर लगता है। बारिश वारिश होती नहीं तो पानी वानी तो आता नहीं है, तो उस लूणी नदी के अंदर ही, बारिश के अंदर तो पानी चलता है वहां से, उस टाइम पे बजरी बजरी सी रहती है और आसपास खाली जगह है, तो वहां पर हम मेले का आयोजन कर लेते हैं। तो जगह अपनी क्या है? फिक्स है। ठीक है। मेले के अंदर आने के लिए रोडें भी है। रोड तो होगी होगी, कनेक्टेड है सारी की सारी जगह, रोड है इसके अंदर। मेले के चारों तरफ कोई चार दीवारी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने इस जगह के स्थान पर कोई फेंसिंग करवा रखी है, बाउंड्री करवा रखी है, कोई कूद के नहीं आ सकता। अपनी अपनी मर्जी हो भाई, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। ठीक है। हमने इनके शुरुआत के अंदर बैठा दिए आदमी, यहाँ पर चेक पोस्ट लगा दी। यहाँ पर रास्ते से कोई आएगा उसके लिए, ठीक है, वो रास्ते से आएगा, अपने पशु को लेकर आएगा। पशु को लेकर आएगा तो चेक पोस्ट पे क्या कराएगा? चेक। क्या करवाएगा? चेक। जैसे वो चेक करवाने आएगा, यहाँ पर डॉक्टर एलआईसी की ड्यूटी लगी रहेगी, और वो इसको एक चिट्ठी काट के देंगे जिसको बोलेंगे लाल चिट्ठी। लाल चिट्ठी कब कटेगी? जब ये मेले के अंदर क्या करेगा? प्रवेश करेगा। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेले में प्रवेश पत्र कौन सा होता है, तो लाल चिट्ठी। ठीक है। चिट्ठी दे दी, चिट्ठी के ऊपर जो ओनर लेकर आया है उसकी डिटेल्स, जो पशु ला रहा है उसकी डिटेल्स, दोनों डिटेल, यानी कि पशु और पशु मालिक दोनों का विवरण किसके ऊपर लिखा रहेगा? लाल चिट्ठी के ऊपर। ठीक है। पशु मालिक आ गया यहाँ पर, पशु को ले लिया, रख रहा है रख रहा है रख रहा है। ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना कि कोई साइड के अंदर से लेकर आ जाए, क्यों फालतू चिट्ठियां विट्टियां कटाना अपने को? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर चिट्ठी आएंगे, 2-4 रुपए खर्च होंगे, अपन डायरेक्ट ही चलते हैं। थोड़ा सा पैसा मामूली चार्जेस 1-2 रुपए लेते हैं, इतना कुछ नहीं। ठीक है। मेले के अंदर कोई डायरेक्ट भी आ सकता है, हमारे को इससे दिक्कत ही नहीं थी। हमने कर रखा है विजिलेंस टीमों का गठन, यानी कि जो रैंडमली जाके पशुपालकों से चेक करती है कि बताओ आपकी चिट्ठी कहां पर है। चिट्ठी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो हम 1000 रुपए का चालान काटेंगे उसको। 1-2 रुपए खर्च कर देगा या 1000 रुपए देगा? तो मैक्सिमम पशुपालक लाल चिट्ठी कटाकर आते आते हैं मेले के अंदर। ठीक है। नियम ये कहता है कि अगर मेले के अंदर कोई पशुपालक आ गया है तो मेला शुरू होने के बाद में आएगा। हमने तिथि डिसाइड करके भी इस तिथि से लेकर इस तिथि तक मेला भरेगा, तो उस टाइम पर आएगा। नियम तो ये कहता है कि जब तक पशु यहाँ पर रहेगा, जब तक कि मेला खत्म नहीं होगा। मान लो 15 दिन का मेला है, आप दूसरे दिन पशु को लेकर आ गए, पशु बिका नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बिक गया। मान लो चौथे दिन बिक गया, आप फ्री हो गए, आपने पैसे क्लियर चल दिए आप तो। अब आपके पास पशु है नहीं, जिसने खरीदा उसके हाथ में है पशु। जब मेले के अंदर क्रय विक्रय हुआ तो उस टाइम पे काटी आपने सफेद चिट्ठी। कौन सी चिट्ठी? सफेद चिट्ठी। इसको बोलते हैं पशु क्रय विक्रय रसीद। क्रय विक्रय रसीद। लाल चिट्ठी तो जिसने खरीदी थी उसको दे दी, उसके अलावा उसने हमारे को आके बता दिया कि भाई मैंने ये पशु खरीदा है और इसकी चिट्ठी काट दो, भाई 1-2 रुपए मामूली चार्जेस है। हमने ले ली, ले लिया तो चलो ठीक है। अगर ये विक्रेता अपने साथ पशु तो लेकर नहीं आया, अब इसके पास में पशु है, अगर ये कहता है कि ये तो मेरा ही है साहब, मैंने तो कोई खरीदा बेचा कुछ भी नहीं है, तो हम बता कि लाल चिट्ठी कहां पर है? लाल चिट्ठी दिखा देगा क्योंकि वो ले चुका उससे। अब तेरा आधार कार्ड दिखा भाई, आधार कार्ड का मैच करेगा का नाम लाल चिट्ठी से? नहीं करेगा, पता लग जाएगा कि भाई हाँ तेरा नहीं है किसी और का।
चोरी के चक्कर में और फंस जाएगा वहां पर। तो सफेद चिट्ठी वो कटवाएगा ही कटवाएगा। तो पशु की खरीद फरोख्त या क्रय विक्रय के दौरान कौन सी चिट्ठी काटी जाती है? सफेद चिट्ठी। सफेद चिट्ठी कटवा ली इसने, कटवाने के बाद में जाने इसको तभी देंगे जब मेला खत्म हो जाएगा। हम बैठे हैं यहाँ पर, बैठे, आपने कहा कि आप तो बैठे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब ये इधर से आ सकता था तो इधर से जा भी तो सकता था। फिर से हमारे पास में विजिलेंस टीमें हैं जो दिन के अंदर तो हम ध्यान रखते हैं भी कोई नहीं जाना, रात के अंदर ये भगने की कोशिश करते हैं। तो जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है सब सो रहे होते हैं, अपने को पता लग जाता है, अपन पकड़ लेते हैं कि भैया कहाँ। फिर भी निकल गया मान लो, हमारे को पता लग गया तो हम गाड़ी ले जाके रोक लेते हैं कि भैया मेले के अंदर चलो तब तक। तो परेशानी रहती कि दिक्कत तो है ही खैर हमारे को भी, पशुपालक को तो दिक्कत ये है कि अगर उसने तीसरे दिन पशु खरीद लिया तो बाकी 10 दिन तक पशु को चारा भी खिलाना है, यहाँ पर खुद का खर्चा पानी भी करना है। लेकिन अगर हम ऐसे ही जाने देंगे तो मेले के अंदर तो कोई रुकेगा ही नहीं, फिर मेला दिखना भी तो चाहिए ना, इसके लिए ये नियम बनाए गए। ठीक है, फिर वो वाली बात है, वो वाली बातों से मतलब पशु जाने नहीं चाहिए अपना यहाँ से। ठीक है, तो पशुपालक 15 दिन तक यहीं पे रुकेगा जब तक मेला चलेगा तब तक। जब मेला खत्म होएगा उस टाइम पर अपन एक और चिट्ठी काटेंगे जिसको बोलेंगे रवन्ना। क्या काटेंगे? रवन्ना को हम बोलते हैं मेला कर प्रमाण पत्र। मेला कर प्रमाण पत्र यानी कि मेले के अंदर आए हो, हमने इतना अरेंजमेंट किया है, उसके लिए कोई मामूली सा टैक्स वगैरह दे दो आप हमारे को और चले जाओ यहाँ से। ठीक है, टैक्स के अंदर वही 1-2 रुपए। मेले से हमारे को इनकम पशुपालकों से नहीं करनी है, हमारे को इनकम करनी है इस क्षेत्र के बाहर के अंदर जितनी भी दुकानें लग रही है, यहाँ पर हम दुकानों की हम करते हैं नीलामी। क्या करते हैं? नीलामी। और नीलामी के अंदर जो दुकान वाले होते हैं वो हमारे को देते हैं पैसे। उनको पता है कि जानवर आएगा तो आदमी भी आएगा, आदमी आएगा तो खरीदारी भी करेगा। जैसे भी जिस भी जगह पे लगता है वहां के गांव वालों को भी इंतजार रहता है कि भाई मेला लगेगा तो चलेंगे और वहां से ये सामान लेकर आएंगे। तो मेन कमाई जो है हमारे को वो है इन दुकानों की नीलामी से। ये तो चल ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए। पूरे अगर इनकी बात करते हैं लाल चिट्ठी सफेद चिट्ठी और रवाना टोटल मिलाकर 10-15 रुपए का खर्चा है, तो पशुपालक को कोई फील होता भी नहीं है ना। लेकिन रहने वहने का वो सारा खर्चा तो जो होता है वो होता ही है, आपको पता ही है। नियम से हम बहुत स्ट्रिक्ट है, मेले से पहले किसी को जाने नहीं देंगे, है ना। किसी भी कंडीशन के अंदर मेले से पहले जाने नहीं देना, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, लिखो। अरे मेरे को पता है आप ईमानदार हो, लिखो। मेले के दौरान 3 चिट्ठियां काटी जाती है। मेले के दौरान 3 चिट्ठियां काटी जाती है। मेले के दौरान 3 चिट्ठियां काटी जाती है। 3 चिट्ठियां काटी जाती है। मेले के दौरान 3 चिट्ठियां काटी जाती है। नंबर 1 लिखोगे लाल चिट्ठी। लाल चिट्ठी। लाल चिट्ठी। लाल चिट्ठी लिख लिया? लिखो मेला प्रवेश पत्र। लाल चिट्ठी लिखो मेला प्रवेश पत्र। नाम से पता लग रहा है जब मेले के अंदर प्रवेश करोगे उस टाइम पे काटी जाएगी। इसी के अंदर लिखो इसमें पशु तथा पशु मालिक। इसमें पशु तथा पशु मालिक। इसमें पशु तथा पशु मालिक दोनों का विवरण होता है। पशु तथा पशु मालिक दोनों का विवरण होता है। पशु तथा पशु मालिक दोनों का विवरण होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि मेले में प्रवेश करने के दौरान कौन सी चिट्ठी काटी जाती है, और ऐसी चिट्ठी का नाम बताओ जिसके अंदर पशु और पशु मालिक दोनों का विवरण होता है। दूसरी चिट्ठी कौन सी है? लिखो सफेद चिट्ठी। सफेद चिट्ठी। सफेद चिट्ठी लिखोगे पशु क्रय विक्रय रसीद। पशु
क्रय, क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय यानी कि बेचना। पशु क्रय विक्रय रसीद, ऐसे लिखते हैं क्रय। पता है ना आपको? वेरी गुड, हिंदी तो आती है आपको। लिखो इसमें, इसमें क्रेता, क्रेता मतलब खरीदने वाला, इसमें क्रेता का विवरण होता है। इसमें क्रेता का विवरण होता है, ऐसे लिखते हैं क्रेता। इसमें क्रेता का विवरण होता है, खरीदने वाले का। लाल चिट्टे के अंदर पशु मालिक और पशु दोनों का विवरण है ना। ब्रैकेट के अंदर लिखो पशु की कीमत, ब्रैकेट में लिखो पशु की कीमत। भाई कितने में खरीदा है ये भी तो पता रहेगा। तो पशु की कीमत भी किसके अंदर रहेगी? सफेद चिट्ठी के। और नेक्स्ट लिखो रवन्ना, तीसरे नंबर पे रवन्ना। रवन्ना लिखो मेला कर प्रमाण पत्र। मेला कर, कर का मतलब टैक्स, मेला कर प्रमाण पत्र। मेला कर प्रमाण पत्र कौन सा रहेगा? रवन्ना। रवन्ना नाम से पता लग रहा है रवाना होने से पहले काटा जाएगा। दिक्कत यहां तक? नहीं सर, वेरी गुड। अब बात करते हैं एक एक मेले की। सबसे पहले लिखोगे महाशिवरात्रि पशु मेला। सबसे पहले लिखोगे महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला। बड़ी जल्दी लेके आए आज, बड़ी जल्दी लेके आए। अच्छा अच्छा, देखो इधर पहला क्वेश्चन, स्थान करौली, नस्ल हरियाणा, तिथि फाल्गुन कृष्ण सप्तमी से फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी। 7 से लेकर 14 तक, सप्तमी से लेकर सेम पक्ष के अंदर, कृष्ण पक्ष लिखा है दोनों तरफ। अगर शुक्ल पक्ष लिख देता तो 15 दिन और ऐड हो जाते इसके अंदर, है ना। यहां से लेकर वहां तक लिखो। तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको तिथि भी याद रखनी है, आपको स्थान भी याद रखना है, और नस्ल भी याद रखना है। कुछ अगर इसके बारे में स्पेसिफिक होगा तो हम अलग से लिख लेंगे। दिक्कत यहां तक? सेकंड नंबर पे आती है जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला। स्थान की अगर बात करते हैं तो भरतपुर, नस्ल की अगर बात करते हैं तो हरियाणा, और तिथि की अगर बात करते हैं तो
आश्विन शुक्ल पंचमी, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी। लिखेंगे दूसरे नंबर पे। डिस्ट्रिक्ट नेम लिख रहे हैं और कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये मेले जिला मुख्यालय के ऊपर ही भरे जाएंगे। अगर जिला मुख्यालय के अलावा कहीं पे भरेंगे तो हम अलग से नाम लिखेंगे उसको, ठीक है ना। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो तीसरे पे। गोगामेड़ी पशु मेला। नेक्स्ट लिखोगे गोगामेड़ी पशु मेला। स्थान की अगर बात करते हैं तो नस्ल की अगर बात करते हैं तो तिथि की अगर बात करते हैं तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से श्रावण के बाद में क्या आता है? तिथि के ऊपर गौर करोगे, यहां पर श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक, यानी पूर्णिमा से एक महीना पूरा। पूछा जाता है सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है? नोट डाल के लिखोगे ये भी। सबसे लंबी अवधि चलने वाला पशु मेला। पीछे वाले शांति से लिखेंगे भाई। श्री मल्लीनाथ पशु मेला। तिलवाड़ा बाड़मेर। वर्तमान के अंदर बालोतरा भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। सीईटी के पेपर के अंदर नए जिलों से अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसका मतलब है कि नए जिलों के पुनर्गठन की बातें चल रही है काफी ज्यादा। तो अभी तक तो आप यही याद रखना, ठीक है ना। ऑप्शन के अंदर कभी नहीं मिलेगा तिलवाड़ा बालोतरा या तिलवाड़ा बाड़मेर, एक ही मिलेगा आपको। नस्ल की अगर बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, थारपारकर व कांकरेज। नस्ल की गाय। इसके अलावा
मालानी नस्ल के घोड़े। ऊंट भी आते हैं वैसे यहां पर। तिथि की अगर बात करते हैं, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय महीनों के अनुसार लगने वाला सबसे पहला पशु मेला कौन सा है? श्री मल्लीनाथ। पहला महीना चैत्र, पक्ष भी कृष्ण, इसलिए सबसे पहले लगता है ये वाला। लिख लिया? लिखो, आराम से लिखो। क्या हुआ सर? क्या कह रहा है? अच्छा, तो मेरे को बोलना था ये तो, है ना? आदमी जुगाली नहीं करते, पता है ना आपको? पता है ना आप सबको? आप रूमिनेंट की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हो, इसलिए आप जुगाली इंसान बनना सीखो थोड़ा सा। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, गोमती सागर पशु मेला। स्थान की अगर बात करते हैं तो झालरा पाटन झालावाड़। नस्ल की अगर बात करते हैं तो मालवी, इधर ज्यादा ही पाई जाती है। और तिथि की अगर बात करते हैं, बैसाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी। हाड़ौती अंचल की अगर बात करते हैं तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ तीनों क्षेत्र आते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सबसे बड़ा पशु मेला छठे नंबर पे लिखोगे चंद्रभागा पशु मेला।
स्थान की अगर बात करते हैं तो सेम, नस्ल भी सेम, तिथि अलग रहेगी। लेकिन तिथि की अगर बात करते हैं तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी। सातवें नंबर पे लिखोगे वीर तेजाजी पशु मेला। स्थान परबतसर, नागौर। नस्ल की अगर बात करते हैं तो नागौर में पाया जा रहा है तो नागौरी। और तिथि की अगर बात करते हैं तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद कृष्ण अमावस्या। क्वेश्चन पूछा जाता है आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। आठवें नंबर पे आता है बलदेव पशु मेला। स्थान की अगर बात करते हैं मेड़ता सिटी, नागौर। नस्ल की अगर बात करते हैं तो सैम, नागौरी। और तिथि की अगर बात करते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। बलदेव पशु मेले के बाद में आता है हमारे पास में रामदेव पशु मेला। स्थान की अगर बात करते हैं मानासर, नागौर। नस्ल भी नागौरी। और तिथि की अगर बात करते हैं तो माघ शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा। सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में बचपन से सुनते हुए आए हो, कार्तिक पशु मेला। स्थान की अगर बात करते हैं पुष्कर, अजमेर। नस्ल की अगर बात करते हैं गिर। और तिथि की अगर बात करते हैं
कार्तिक, बोलो रे तिथि, बोलो कार्तिक पशु मेले की। तुम बोलोगे वही लिखूंगा मैं यहाँ पर। क्या कार्तिक पूर्णिमा, कहां से कहां तक ये पूछा है मैंने। आप जो बोलोगे ना वही लिखूंगा मैं यहाँ पर। कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक 5 दिन। इसकी तिथि आपने कही है इसलिए लिख दी मैंने, आपके अनुसार लिखिए। नोट डाल के लिखोगे। विश्व स्तरीय पशु मेला कौन सा है? विश्व प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा है? रंगीन पशु मेला कौन सा है? फॉरेनर्स वगैरह काफी आते हैं वहां पर, इस वजह से कहा जाता है। और लास्ट में ये भी पूछा जाता है कि इन 10 के अंदर से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? क्या नीचे करें? देखो सीरियसली अपने को तिथियां याद है नहीं, हमने देख के लिखा है, लेकिन हमारे को एग्जाम ही नहीं देना। एग्जाम किसको देना है? आपको। आपको याद करनी है सारी की सारी। बेस्ट ऑफ लक। और कल याद करके आओगे ये सब। कल की डेट के अंदर सारी तिथियां याद होनी चाहिए आपको। क्या सबसे केवल फिर दो ही जगह आते हैं केवल अपने, या तो तिलवाड़ा के अंदर या फिर पुष्कर के अंदर। शायद तिलवाड़ा। पशु मेले याद होनी चाहिए कल की डेट में आपको।